मुंबई पुलिस के शिकंजे में संजय दत्त, एक सक्सेसफुल बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो पर्दे पर देशभक्ति के इमोशंस स्प्रेड करता था, लेकिन उसके ऊपर न केवल देशद्रोह का आरोप लगा बल्कि सैकड़ों लोगों की किलिंग में शामिल होने का आरोप भी लगा। इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फादर भी एक बड़े कांग्रेस लीडर थे और अपने जमाने के सक्सेसफुल एक्टर। इनकी मां भी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी। फैमिली की इतनी शानदार लेगेसी होने के बावजूद इस कलाकार के कदम गलत रास्ते पर कैसे चले गए? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या फिर इसमें वाकई में इनकी कोई गलती थी? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त के बारे में। ये उनके जीवन का एक ऐसा फेज है जिसे ये कभी याद नहीं करना चाहेंगे, मगर दुनिया शायद ही इसे कभी भूल पाए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। साल 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मामला इंसानियत के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं का एक ऐसा षड्यंत्र था जिसने सीधे सीधे देश के खिलाफ काम किया। सैकड़ों लोगों की इसमें जाने गई, लोग घायल हुए, उन्हें भी अपने जीवन में कभी न मिटने वाला दर्द मिल गया। जो लोग इस पूरे कांड में शामिल थे उनमें से कुछ लोगों को तो अपने किए की सजा मिल चुकी, लेकिन कुछ लोगों को सजा दिलाने के लिए कानून अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यदि हमले के तत्काल समय की बात करें तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी और देश की तमाम स्पाई एजेंसियों को ठेंगा दिखाते हुए टेररिस्ट अपने इस एम को हासिल कर चुके थे। अब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी। जो लोग जांच एजेंसियों के दायरे में आ रहे थे उनसे पूछताछ हो रही थी। मामले में नए नए खुलासे हो रहे थे और इन्हीं मामलों में कुछ ऐसे खुलासे भी हुए कि मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस डीसीपी राकेश मारिया भी हैरान हो गए। उन्हें एक खास व्यक्ति से पूछताछ करनी थी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी था और हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस में अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहा था। 19 अप्रैल साल 1993 वो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस ने अपने अंदाज में ही उसका स्वागत किया और फिर उससे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वो सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त था, जो इस समय डीसीपी राकेश मारिया के सामने बैठे हुए थे। संजय दत्त डरते हुए हाथ जोड़कर बोले कि सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना सुनते ही राकेश मारिया ने संजय दत्त के गाल पर जोर का तमाचा मारा। 12 मार्च साल 1993 को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 15 मार्च से मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस को डीपी राकेश मारिया लीड कर रहे थे। उनके साथ लगभग 200 पुलिस ऑफिसर्स की टीम थी जो देश के 21 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसके बाद ये पूरी टीम लगभग 189 लोगों को अरेस्ट करती है और इन सभी से पूछताछ करने के बाद इस सीरियल ब्लास्ट की तस्वीर सामने आती है। ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम इन हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस ब्लास्ट को करवाया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन लोगों को फाइनली अंजाम देने के लिए इन लोगों ने रेडिकलाइज्ड एलिमेंट के साथ साथ मुंबई के गरीब और मजबूर लोगों को इस्तेमाल किया। प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो ब्लास्ट यूज हुए एक्सप्लोजिव के ट्रांसपोर्टेशन में संजय दत्त के शामिल होने की बात कह रहे थे। दरअसल डीसीपी राकेश मारिया गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को एक एक करके लॉकअप में डाल रहे थे। उस समय एक कांस्टेबल के पास आकर बोला कि आपको समीर और हनीफ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान जाएंगे, लेकिन इसके पहले हमारे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा डी कंपनी के लिए काम करते थे। ये दोनों बहुत ही खतरनाक अपराधी थे। समीर मैकडम वीडियो नाम की एक कंपनी ऑपरेट करता था। इसके साथ ही मुंबई फिल्मी दुनिया के IMPPA का प्रेसिडेंट भी था। वहीं हनीफ कड़ावाला बैंड्रा के तवा रेस्टोरेंट का ऑनर था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में एक अहम कड़ी बाबा मूसा चौहान पुलिस के कब्जे में था और उसने ये जानकारी दी कि हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा ने वेपन्स के उस कंसाइनमेंट को ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की जो दुबई से दाऊद इब्राहिम ने भेजा था। 3 दिन पहले ही उन्हें माहिम पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल उन्हें माहिम पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। राकेश मारिया ने उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच बुला लिया और कड़ी पूछताछ की। इन दोनों ने इंफॉर्मेशन दी कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट में जो एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट हुआ उसके ट्रांसपोर्टेशन में संजय दत्त भी शामिल था। इन दोनों ने जो बताया उसके मुताबिक बाबा मूसा चौहान हथियारों से भरी एक गाड़ी लेकर आया था, जिसे समीर हिंगोरा ड्राइव करता हुआ संजय दत्त के बंगले तक ले गया। हथियारों का पूरा कंसाइनमेंट संजय दत्त के बंगले में रखा गया। इसके कुछ दिन बाद हनीफ कड़ावाला मारुति वैन लेकर संजय दत्त के बंगले पर गया।
उसने उन हथियारों के कंसाइनमेंट को अपने कब्जे में लिया। कंसाइनमेंट के हथियारों में से कुछ हथियार संजय दत्त ने अपने पास भी रख लिए। इसके कई दिनों बाद हनीफ कड़ावाला मारुति वैन में तमाम हथियार लेकर चला गया। सवाल ये उठता है कि इसके बाद ये हथियार कहाँ गए? इस कड़ी को जोड़ने के लिए राकेश मारिया ने एक बार फिर बाबा मूसा चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। तब बाबा मूसा चौहान ने बताया कि संजय दत्त के घर से यह हथियार मंजूर अहमद के घर तक पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस मंजूर अहमद को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि उसके घर से वो हथियार बैंड्रा की रहने वाली जेबुन्निसा नाम की एक महिला के घर रखे गए। लेकिन वो महिला जब पुलिस के सामने आई तो रोने लगी। उसकी हालत और गरीबी देखकर पुलिस को लगा कि शायद इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पुलिस उसे छोड़कर चली आई। फिर दोबारा मंजूर अहमद से पूछताछ की गई तो उसने बार बार जेबुन्निसा का ही नाम लिया। इस बार मंजूर अहमद ने जो बताया उसके मुताबिक संजय दत्त के घर से हथियारों का कंसाइनमेंट लेकर जेबुन्निसा के घर तक पहुंचने वाला व्यक्ति अबू सलेम था, जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था। इसके बाद पुलिस एक बार फिर जेबुन्निसा के पास पहुंची और उससे कड़ी पूछताछ की। तब उसने बकरी की तरह मिमियाना शुरू किया। उसने इस मामले की सारी सच्चाई बताते हुए अबू सलेम का घर का भी पता बताया। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और बात बताई जिसकी वजह से पुलिस के माथे की शिकन बढ़ गई। उसने बताया कि अबू सलेम तो देश छोड़कर जा चुका है। दरअसल पुलिस जब पहली बार जेबुन्निसा के घर पहुंची थी, उसके बाद जेबुन्निसा ने इस पूछताछ के बारे में अबू सलेम को बता दिया। वो अलर्ट हो गया और मुंबई से चला गया। इस मामले में पुलिस को अबू सलेम की सख्त जरूरत थी, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन वही दे सकता था। लेकिन वो अब विदेश जा चुका था। दुबई में बैठकर वहां से एक्सटॉर्शन के क्राइम को अंजाम दे रहा था। वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी और दूसरे लोगों को धमकी देकर उनसे पैसे बटोर रहा था। पुलिस ने इस मामले में जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो उसके सामने इस पूरे घटना की जो स्टोरी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम ने हथियारों की कंसाइनमेंट भिजवाई। बाबा मूसा चौहान ने इन कंसाइनमेंट को गुजरात से मुंबई लाने के लिए अबू सलेम को जिम्मा दिया। अबू सलेम जब इस कंसाइनमेंट को लेकर पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल था कि इस कंसाइनमेंट को कुछ समय के लिए कहां रखा जाए। तो ऐसी जगह चाहिए थी जो सीक्रेट और डाउट प्रूफ हो। तब अनीश इब्राहिम ने संजय दत्त को फोन किया और संजय दत्त ने इस कंसाइनमेंट को अपने घर में रखने की परमिशन दे दी। 16 जनवरी 1993 को समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला मारुति वैन में हथियारों को लेकर संजय दत्त के घर पहुंचते हैं। संजय दत्त हथियारों के कंसाइनमेंट को अपने गैराज में रखवा देता है। संजय दत्त अपने लिए इस कंसाइनमेंट में से एक 9mm पिस्टल, 25 हैंड ग्रेनेड्स के अलावा कारतूस और 3 AK-56 राइफल रख लेता है। लेकिन इसके कुछ समय के बाद ही संजय दत्त की हवा टाइट होने लगी। उसने अनीस इब्राहिम को फोन किया और हथियारों के कंसाइनमेंट को वापस उठाने के लिए कहा। तब अबू सलेम, हनीफ और समीर तीनों आए और उन्होंने वहां से हथियारों का कंसाइनमेंट उठा लिया। संजय दत्त ने जो हथियार रखे थे उनमें से एक AK-56 राइफल और एक 9mm पिस्टल अपने पास रखकर संजय दत्त बाकी सब हथियार वापस कर देता है। ये तीनों संजय दत्त के घर से हथियारों के कंसाइनमेंट लेकर जेबुन्निसा के घर में रख देते हैं। लेकिन फिर यहां से हथियार कहां गए, इस बात की जानकारी केवल अबू सलेम के पास ही थी। पुलिस ने जब संजय दत्त के घर की तलाशी ली तो उसके घर से 9mm पिस्टल, AK-56 राइफल बरामद हुई। बाबा मूसा चौहान, जेबुन्निसा, समीर और हनीफ पहले से ही पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस के पास संजय दत्त को अरेस्ट करने का चांस था। डीसीपी मारिया ने इस इंफॉर्मेशन को जॉइंट पुलिस कमिश्नर MN सिंह और कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को दी। इधर संजय दत्त के पिता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त इस मामले को लेकर राजनेताओं से मिल रहे थे। मुंबई के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर शरद पवार से वो मिल चुके थे। शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे से भी मिल चुके थे। इसीलिए पुलिस ऑफिसर नहीं चाहते थे कि संजय दत्त की अरेस्टिंग को कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन मिले। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस पूरे मामले को अभी ठंडे बस्ते में रख देते हैं। जब संजय दत्त शूटिंग से आ जाएंगे उसके बाद उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। लेकिन ये तमाम प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि द डेली नाम के एक अखबार में जर्नलिस्ट बलजीत परमार ने एक खबर छाप दी जिसमें संजय दत्त के घर से एक AK-56 के बरामद होने की न्यूज थी। इस खबर ने डीसीपी संजय मारिया के होश उड़ा दिए। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो में भी तरह तरह की न्यूज और अफवाहें चलने लगी। शूटिंग से भारत आने के बाद संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और फिर इसके बाद की कहानी तो आप जान चुके हैं। दोस्तों, बम ब्लास्ट के इस पूरे इंसिडेंट में संजय दत्त का कितना रोल है, इसके पीछे उनकी नीयत क्या रही होगी, ये तो जांच एजेंसियों के लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय था। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें